बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब के फ़ैसले के ऊपर जो आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल आया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। दुनिया का शायद कोई बड़ा अखबार या कोई बड़ा न्यूज़ चैनल हो जिसने इस खबर को ना उठाया हो, जो आलमी खबरें देते हैं, जैसे कि अल जज़ीरा है, BBC है, CNN है और बहुत सारे इदारे हैं। यानी बरतानिया से लेकर यूरोप के कई मुल्कों के इदारे, रशिया का मीडिया, तुर्की का मीडिया, इंडियन मीडिया और चाइनीज़ मीडिया, अरब मीडिया, तमाम ने इस मामले को रिपोर्ट किया है। और इस रिपोर्टिंग में मैंने देखा कि 5-6 लफ्ज़ ऐसे हैं जो तमाम रिपोर्टिंग के अंदर कहीं ना कहीं शामिल थे। यानी एक तो इमरान खान साहब को गैर मकबूल करने के लिए इस तरह के फ़ैसले सुनाए जाते हैं। इससे पहले इद्दत वाला केस बनाया जो इंतहाई घटिया और मायूब किस्म का केस था, और अब ये केस है। लेकिन ये इमरान खान पे बनने वाला पहला केस है। मैं इस केस के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ने पहला केस ये बनाया था और सबसे आखिर में इस केस का फ़ैसला सुनाया गया। उसकी वजह यह है कि ये कमज़ोर तरीन केस था और जितने भी हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या जो कानून को जानने वाले लोग हैं, उनसे जब बात करते हैं तो वो कह रहे हैं जी कुछ चीज़ें उन्होंने इसमें ढूंढी हैं। एक वो ये कह रहे हैं कि जो फ़ैसला लिखा गया है ना, इसकी जो तहरीर है वो 2 तरह की है। ये एक आदमी का लिखा हुआ फ़ैसला नहीं है। यानी तहरीर का एक हिस्सा ऐसा है जैसे लगता है कि ये पाकिस्तान की जो कानूनी लैंग्वेज है उसके अंदर वो लिखा गया है। वो जो तरीकाकार है हमारे यहाँ पे स्टीरियोटाइप एक चलता है वो है। और दूसरा एक हिस्सा जो है उसका वो ऐसा लगता है कि वो कहीं और किसी और लेवल के लोगों ने लिखा है। तो ये 2 तरह की तहरीरें हैं जिनको इकट्ठा करके ये फ़ैसला बना है। तो इसलिए ज़रा फ़ैसला भी आपको पता है फिर टाइम लेता है और उसके बाद इस फैसले को सुनाने में भी बहुत टाइम लगा है। बहरहाल 2 तरह की तहरीरें हैं, ये दावा किया गया। दूसरा ये बताया गया कि फ़ैसले में तज़ादात है। यानी ये फैसले के अंदर जज साहब कुछ चीज़ें ऐसी कुछ बता रहे हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उन तज़ादात के बावजूद ये सज़ा सुनाई गई। फिर जो प्रोसिक्यूशन है या जिसको सरकारी वकील कहते हैं, उन लोगों ने कुछ चीज़ें तस्लीम की हैं और जो चीज़ें उन्होंने तस्लीम की उसकी बुनियाद के ऊपर इतनी बड़ी सज़ा सुनाई नहीं जा सकती। अब ये फैसला तमाम लोगों का मुत्तफ़िका तौर पर यह मानना है कि जब हाई कोर्ट में जाएगा तो ये उड़ जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ होने वाला ये आखिरी फैसला है, तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि 1-2 चीज़ें पेंडिंग रखी गई हैं। बहरहाल जितने मुकदमात बनाए गए थे सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं और अब सवाए 9 मई के या कोई दहशतगर्दी का डाल दें या कोई साजिश का डाल दें या कोई और चीज़ डाल दें, वो गद्दारी का डाल दें, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ऑलमोस्ट इमरान खान साहब के मुकदमात ख़त्म हो गए हैं। ये मुकदमा भी जाके उड़ जाएगा। आलमी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, मैं उसके बारे में आपको बता रहा था। और दुनिया भर के मीडिया ने, TRT वर्ल्ड हो, उसके ऊपर BBC हो, उसके ऊपर जो है BBC CNN हो, उसके ऊपर गल्फ टुडे है, इसके अलावा जो है वो मिरर नाउ है, खलीज टाइम्स है, अल जज़ीरा है, तमाम ने इसको रिपोर्ट किया है। बहुत सारे हैं, यानी मैं दर्जनों की तादाद में हैं तो उनके सबके नाम तो मैं ले नहीं सकता। हाँ, लेकिन 5-6 लफ्ज़ हैं जो तमाम ने तकरीबन हर जगह पे मैंने देखा कि ये इस्तेमाल हुआ। उनमें एक लफ्ज़ है पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया कि सियासी नौइयत का मुकदमा है। नंबर 2, विक्टिमाइजेशन का एक लफ्ज़ है, अब वो भी इस्तेमाल किया गया कि इमरान खान साहब को लंबे अरसे से निशाना बनाया जा रहा है, तो विक्टिमाइज किया जा रहा है। नंबर 3, मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया कि ये जो इस वक्त हुकूमत बनी हुई है ये फ़ौज ने बनाई हुई है और मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट है। चौथा लफ्ज़ जो हमने देखा वो एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज़ किया गया। 5वां, डीप स्टेट का लफ्ज़ कई जगह पे कवरेज के दौरान इस्तेमाल किया गया, जैसे अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट ये एक ही तरह के उस अल्फाज हैं। छठा जो है वो इमरान खान पॉपुलैरिटी, ये बहुत सारी जगहों पे मीडिया ने जब रिपोर्ट किया तो उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। इस वक्त जो रजीम मौजूद है या एस्टेब्लिशमेंट बैक्ड गवर्नमेंट मौजूद है तो उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से वो उन्हें छोड़ने से डरते हैं। तो ये जनाब इस तरीके से रिपोर्ट हुआ है और इमरान खान साहब को नीचा दिखाने वाले लोग, यानी हुकूमत को इस हवाले से उम्मीदें वाबस्ता थी कि इमरान खान साहब को इसके बाद गैर मकबूल किया जाएगा, उन्हें करप्ट साबित करेंगे और सूरत हाल बदल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, मैं क़यादत की जब बात करता हूँ तो वो लोग जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो लोग जो पार्टी के अहदेदार हैं, वो लोग जो MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं, अगर आप इनको देखें और दूसरी तरफ आप जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं उनको देखें तो दोनों में फ़र्क ये है कि मुखालिफिन पूरा जोर लगा रहे हैं इमरान खान साहब को गैर मकबूल करने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए या उनको गिराने के लिए। मुखालिफिन तमाम लोग ट्वीट करते हैं, चाहे वो वज़ीर है चाहे वो कोई और है,
वो सब लोग बोलते हैं, सब लोग बयानियां बनाने के अंदर अपना पूरा जोर लगाते हैं, पूरा सिस्टम उनके साथ चलता है, वो फंडिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लोग ऐसे हैं कि वो इमरान खान साहब की ट्वीट को भी रीट्वीट नहीं कर पाते। इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ उठाना बहुत मुश्किल है और वो उनकी अपनी पार्टी नहीं कर पा रही। ये बदकिस्मती है, लेकिन ये है ना। अब तहरीक इंसाफ ने जो फौरी तौर पे फैसला किया है कि नज़रसानी इसकी अपील के अंदर जाएंगे वो, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यानी इसके अंदर पहली ऑप्शन तो यही है कि आमिर फारूक साहब की अपनी अदालत में लग जाए केस, क्योंकि नॉर्मली केस जाके आमिर फारूक साहब की अदालत में लगते हैं। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को एक काम करना चाहिए, उन्हें यह करना चाहिए कि जो वकला का पैनल जमा करवाए ना, उसमें आमिर फारूक साहब के किसी रिश्तेदार का नाम डाल दें कि भाई ये आपका रिश्तेदार का केस है, आप सुन ही नहीं सकते। कुछ ऐसा करेंगे, आमिर फारूक साहब से जान छुड़वाएं, और बाकी जो लोग हैं, कोई और जजेज हैं, बाकी सारे जजेज किसी के पास भी जाएगा वो उड़ा के रख देगा। इसके अंदर है ही कुछ नहीं, सारे लोग ये कह रहे हैं। बहरहाल ये अगर आमिर फारूक साहब के पास जाएगा और वो फैसला देंगे तो फिर दोबारा अपील में चला जाएगा और फिर 2 जजेस बैठेंगे। तो ये टिक नहीं सकता लंबे अरसे तक, ये उड़ जाएगा केस और हाई कोर्ट में इसके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन में आपको बता रहा था, तो वो ये है कि 26 नवंबर वाला जो कत्लेआम है उसके ऊपर जो इन्होंने एक इस्तगासा दायर कर रखा है, वहाँ पे ये मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। सीसीटीवी फुटेज है, बाकी सारी चीज़ें हैं। संजीदगी का आलम यह है कि जब भी वहाँ पेशी लगती है अदालत में कोई जाता ही नहीं है। सारे एमएनए, सारे सेनेटर्स, ये सब इस्लामाबाद में होते हैं, पार्टी के अहदेदार ये भी इस्लामाबाद में होते हैं, कोई जाता ही नहीं। गरीबों का कत्लेआम हुआ, 13 लोग जो है वो दफन किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उनके अभी भी 30-35 लोग लापता हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अदालत में जाते ही नहीं है। गरीब आदमी मर जाए तो कोई अदालत में भी नहीं जाता। अमीर आदमी जो है वो सिर्फ उसकी चोट लग जाए तो सारे के सारे पहुंच जाते हैं। यानी बड़ा आदमी या एलीट क्लास है उसके लिए कुछ और है क्राइटेरिया पाकिस्तान में, गरीब आदमी के लिए कुछ और क्राइटेरिया है। इमरान खान साहब बाहर होते तो इस मुकदमे को पूरा लड़ते। जिले शाह को लेकर इमरान खान साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुकदमा लड़ा था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें संजीदा नज़र नहीं आती। 29 जनवरी को अब दोबारा केस लगा हुआ है। जज साहब भी लंबी लंबी 20-20 दिन की डेटें डाल रहे हैं, लंबी लंबी डेटें। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे सेनेटर, सारे एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर सारे वहां मौजूद हो ना अदालत में, तो 3 दिन से ज़्यादा डेट ना डले। वहां जाएं तो सही, प्रेशर तो बढ़ाएं, जाके बात तो करें जज साहब से कि हमें इंसाफ चाहिए। जब इनकी अपनी दिलचस्पी नहीं है तो जज क्यों दिलचस्पी ले एक ऐसे केस में जहां पे इतना शदीद किस्म का दबाव आता है एस्टेब्लिशमेंट का कि आप सोच नहीं सकते। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कमजोरी के साथ ये केस लड़ा है। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने इस मीडिया की लड़ाई में जेल में बैठकर भी साबित किया है कि ये जो मीडिया की लड़ाई है उसमें वो इन सब का बाप है। मैं उसको वजह, थोड़े अल्फाज आपको अच्छे नहीं लगेंगे लेकिन मैं आपको वजह बताता हूँ। इन्होंने बंदे घुसाए जेल के अंदर के जाओ और जाकर बाहर आकर रिपोर्ट करो कि जनाब ये हो गया तो वो हो गया, इमरान खान घबरा गया, रो पड़ा। वो जो बंदे अंदर घुसाए वो बाहर आके जो है वो सफाइयाँ दे रहे कि नहीं बंदर मुझे तो नहीं कहा, नहीं मैंने तो सुना ही नहीं बंदर का लफ्ज़, नहीं उसको कहा होगा, मुझे नहीं कहा। वो बेचारे अपनी उन्होंने आके ये कहना था कि इमरान खान साहब के साथ ये हो गया, हमने ये देखा, हमने वो देखा। एक जुमला वो इमरान खान के मुंह से कमजोर नहीं निकलवा पाए। हालांकि इन्होंने बड़ी कोशिश की है। रिजवान गलज़ई साहब बताते हैं कि जनाब इनको डांट पड़ी है कि आपको भिजवाया था कि इमरान खान के मुंह से कोई ऐसी बात निकलवा कर लाओ जिससे इमरान खान के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा सके, लेकिन तुम लोगों को भेजा और तुम कर ही कुछ नहीं सके, बल्कि इमरान खान साहब ने बांदर बना के भेज दिया वापस। अब एक दूसरे को कह रहे हैं जी मैंने नहीं किया, इन्हों किया। वो बेचारे अपनी कस्में दे रहे हैं, अपने हलफ उठा रहे हैं कि जी मैं हल्फन आपको कहता हूं मैंने नहीं सुना बंदर कहा उन्होंने, और मुझे तो बिल्कुल नहीं कहा, किसी और को कहा होगा। तो उनको बेचारों को अपनी सफाइयां देने की फिक्र पड़ गई है। इमरान खान साहब के बारे में बताऊं, अगर वो डरे हुए होते ना, एक बात कॉमन सेंस की है ना, देखिए कुछ चीजें कॉमन सेंस से भी सोच लिया करें, और कॉमन सेंस अगर आप लगा दें ना, सिर्फ अपने दिमाग से काम ले लें, तो आपको इतना ज्यादा ये प्रोपेगेंडे का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको कॉमन सेंस की बात बताता हूं छोटी सी। अगर इमरान खान डरा हुआ होता ना, तो रोजाना अदालतों में लाया जाता, उसको रोजाना उसकी वीडियो बनाकर दिखाई जाती, शो किया जाता कि देखो ये आदमी डरा हुआ है। जेल में से उसकी वीडियो बना बना के दी जाती कि देखो ये आदमी डरा हुआ है। मैंने इमरान खान को देखा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा था, मैं स्पेशली गया देखने के लिए, वहां स्क्रीन लगी हुई थी। जज भी चोरी चोरी देखते थे इमरान खान को, तो इमरान खान तो बहुत डटा हुआ लग रहा था, बड़ा एनर्जेटिक लग रहा था, उसके चेहरे पे तो घबराहट थी ही नहीं। तो मामला यह है कि इमरान खान अगर घबराया हुआ होता, डरा हुआ होता,
या वो एक बुज़दिल आदमी होता तो ये उसको रोज़ाना मीडिया के सामने लेकर आते और उसकी मिथ को तोड़ते। पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान साहब से इसलिए तो प्यार कर रहे हैं कि वो डट गया उस लड़ाई में जिस लड़ाई को कोई लड़ नहीं सका आज तक। पाकिस्तान के अंदर तो कोई नहीं लड़ सका, कोई इस लड़ाई को जीतने के करीब भी नहीं आया, लेकिन पहली मर्तबा इमरान खान इस लड़ाई को फैसला कुन मोड़ तक ले आया। और सिचुएशन ये है कि फैसला रोक रोक के कहा जाता है, इमरान खान की मिन्नत की जाती है कि खान साहब को डील कर लो, खान साहब को डील कर लो, और वो डील नहीं करता। अब ये डील की जो आवाज़ें आती हैं ना, इसके ऊपर भी मैं आपको भी कुछ चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, और वो भी कॉमन सेंस की बात है। लेकिन इमरान खान डरा हुआ होता तो रोज़ाना उसकी वीडियो और उसकी ऑडियो जारी की जाती, उसको लाते अदालत में हथकड़ियां लगा के, देखो ये आपका लीडर है, डरा हुआ है। इन्हें पता है कि वो बाहर आएगा, उसके चेहरे पे इतनी बहादुरी है, वो इतना खुलकर बात करता है, और वो ऐसी मुंह के ऊपर टिका के बात करता है, और उसने 2 जुमले बोलने और सारा बयानिया फाड़ देना है। इसलिए इमरान खान को मीडिया के सामने ना लाया जाता है, ना उसको सुनवाया जाता है, क्योंकि इन्हें इस बात का आइडिया है कि वो डरा हुआ नहीं है, बल्कि ये सारे उससे डरे हुए हैं। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी का काम ये होगा कि वो पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, इस मामले को, क्योंकि अदालतें इमरान खान साहब की बात सुन नहीं रही, इंसाफ उन्हें पाकिस्तान में मिल नहीं रहा, पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बना दिया गया है, जाली हुकूमत लाकर बैठा दी गई है, पूरा निज़ाम जो है वो कुचलने पे लगा हुआ है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। तो जो भी आदमी इंसाफ मांगता है उसके साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। अब इस पर इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई है, ये 12 रुकनी कमेटी है, और ये लोग पूरी दुनिया के सामने रखेंगे मामला कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ कैसा जुल्म और ज़्यादती हुई है। अब इसमें जनाब जो सबसे पहले नाम है वो असद कैसर साहब का है। असद कैसर साहब की सरबराही में बनाया गया है, कन्वीनियर वो हैं इस कमेटी के। फिर रऊफ़ हसन साहब हैं, एडवोकेट सलमान अबूज़र नियाजी हैं, कंवल शौज़ब हैं, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं, एडवोकेट अली हैं, एडवोकेट नईम हैदर पंजूथा साहब हैं, फिर आलिया हमज़ा हैं, कासिम खान सूरी हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, फिर आतिफ़ खान हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और फिर सलमान हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरह से जनाब ये एक इमरान खान साहब ने कमेटी बना दी है, और इंसानी हकूक़ के मामलात को आलमी सतह पर उठाने के लिए इमरान खान साहब की अब ये कमेटी पूरा जोर लगाएगी। ये इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अब इमरान खान साहब के जो सियासी मुखालिफिन हैं वो कस्में खा खा कर कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान डरा हुआ था, और 3 मरतबा जनाब फैसला रोक कर फिर उसकी डील की मिन्नतें क्यों करते रहे। अगर डरा हुआ आदमी है तो मीडिया में उसकी वीडियो दिखाओ। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कल जब फैसला आ रहा था तो उसके लिए जो बंदे जेल में भिजवाए गए, उनमें ऐसे बंदे भी थे जिनको बाकायदा खुफिया कैमरा देकर भेजा गया था, ताकि इमरान खान साहब की पूरी वीडियो बनाई जाए, बुशरा बीबी की और इमरान खान की। इन्हें तवक्को ये थी जैसे इनको खुद गश पड़ जाते हैं फैसले सुन के, इनकी हालतें पतली हो जाती हैं, ये रोना शुरू हो जाते हैं, इनके मुंह उतर जाते हैं, लमक जाते हैं, तो इन्हें लगा कि इनको ऐसी वीडियो इमरान खान की या बुशरा बीबी की मिल जाएगी, या वो गोरोला डालेंगे, वावेला करेंगे, स्यापा करेंगे, तो हम जनाब वो वीडियो उठाएंगे और उठा के वो वीडियो जो है वो पब्लिक करेंगे, बाद में वक्त आने पे फ़ायदा उठाएंगे। तो जनाब अंदर कैमरे में जो आया गया बड़ी चालाकी के साथ, और इसमें एक सियासी जमात इन्वॉल्व है और उनके लिए ही ये काम किया गया है। बहरहाल वो वीडियो जो है वो पता नहीं काम आती है या नहीं आती, लेकिन ये कार्रवाई मेरी इतला के मुताबिक डाली गई है। अब एक फ़र्क को हमने समझना होगा कि डील लेने में क्या फ़र्क है और डील देने में क्या फ़र्क है। क्या इमरान खान साहब डील ले रहे हैं, या इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए एक डील दे सकते हैं या दे रहे हैं। देखिए, मुज़ाकरात, बातचीत और डील के अंदर फ़र्क है। मुज़ाकरात मुल्क की खातिर खान साहब करना चाहते हैं, पहले दिन से कह रहे हैं जी मैं मुल्क की खातिर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बहुत नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है, SIFC बनने के बावजूद, सब ने कोशिश कर ली, उसके बावजूद वो पाकिस्तान की तारीख की लोएस्ट के ऊपर है, बहुत कम सरमायाकारी हो रही है। फिर गुर्बत में पाकिस्तान में इजाफा हो रहा है, लगातार इजाफा हो रहा है। अभी मजीद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, 1,30,00,000 लोग मजीद नीचे गए हैं। अमन ओमान की सूरत हाल पाकिस्तान में मखदूश है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कंट्रोल नहीं हो रहे। बदउनवानी है, बैड गवर्नेंस है, हुकूमत काम कर नहीं पा रही, और ये बड़े संजीदा मसाइल हैं कि सारा कुछ तो है, जाली हुकूमत भी बना के दी, वो हुकूमत भी काम नहीं कर पा रही। उस हुकूमत को फौज की पूरी सपोर्ट है, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है। जो बाइडन इंतजामिया ने उनको पैसा भी दिलवाया,
सारा कुछ किया, उनको हर किस्म की सपोर्ट मिली, लेकिन हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई बदकिस्मती से। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी नाकाम रही है, उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी अफगानिस्तान को ले लें, इंडिया को ले लें, ईरान को ले लें, बाकी दुनिया को ले लें, हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए किसी के साथ, बल्कि हमारे ताल्लुकात जो है वो नीचे की तरफ गए हैं। अब पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट की बदतरीन जानिबदारी की वजह से इंसानी हकूक़ की पामालियाँ भी हुई हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक, और उसकी वजह से नफरत में और अदम एतमाद के अंदर इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी मुल्क छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। नौजवानों को पता है इसमें जान का खतरा है, लेकिन इसके बावजूद वो जाते हैं, वहाँ कश्तियाँ डूब जाती हैं, नौजवान जो हैं वो वहाँ पे जाबहक हो जाते हैं, वो जान से चले जाते हैं कि, लेकिन वो रिस्क लेते हैं कि उन्हें पता है पाकिस्तान में मुस्तकबिल कोई नहीं है। ये अदम एतमाद है पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे और पॉलिसीज़ के ऊपर। तो जो दूसरी जमातें हैं जो इस वक्त इक़्तिदार के मज़े ले रही हैं, या जो सारे रल के बैठे हुए हैं इस वक्त, पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, बाकी जमातें, वो इस गंदे खेल में अपनी मकबूलियत को इतना ज़्यादा खो चुकी हैं कि वो तो कभी नहीं चाहेंगे कोई मुज़ाकरात हो, कोई बातचीत हो, चाहे पाकिस्तान का नुकसान होता है हो जाए, लेकिन वो अपना नुकसान कभी नहीं करवाना चाहेंगे, वो बातचीत का रिस्क नहीं लेंगे। अब या तो जेल में बैठा हुआ कैदी मुल्क को तबाह होने दे, दो रास्ते हैं ना इमरान खान के पास, या तो वो ठीक है यार जैसे चल रहा है चलने दो, तुमसे कौन सा मुल्क चल रहा है, खुद ही घुटनों पे आ जाओगे, तो या तो इमरान खान मुल्क को तबाह होने देना जेल में बैठ के, तो या फिर वो कोई रास्ता निकाले इमरान खान। देखिए, जिस शख्स पर होने वाली ज्यादतियों की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए ना पाकिस्तान के, वही शख्स रास्ता निकालेगा तो रास्ता निकलेगा, ये बात सबको समझनी पड़ेगी। अब इसमें डील क्या है? क्या इमरान खान साहब कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं जिस पर उनका हक नहीं है? यानी इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरे मुकदमात सारे खत्म कर दो। वो इमरान खान तो मैंडेट की और इंसाफ की बात कर रहा है, और डील करने वाले कभी इतने वोकल होते हैं, कभी इस तरह से खुलकर बात करते हैं डील करने वाले, या जिन्होंने डील करनी हो, वो तो ऐसे कभी नहीं होते। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि जब शरीफ खानदान डील कर रहा था तो इनके तो जनाब महीना महीना नहीं, साल साल इनके ट्विटर बंद रहते थे, इनकी सारी पार्टी को चुपका रोजा लग जाता था। जब जरदारी की डील हो रही होती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जरदारी साहब पाकिस्तान से भाग जाते हैं, पीछे सारी पार्टी जो है वो हाथ पांव जोड़ के एस्टेब्लिशमेंट को मनाने में लग जाती है। तो इसमें डील या NRO, ये अब कहते हैं कि इसको जरा समझे कौन सी चीजें होंगी तो आपको लगना चाहिए कि इमरान खान ने डील कर दी। नंबर 1, क्या इमरान खान जेल से निकलकर बैरून मुल्क चला जाएगा? यह डील हो सकती है बिल्कुल, और ये डील ऑफर भी की गई कि आप जेल से निकले और बैरून मुल्क चले जाएं। क्या इमरान खान ने यह माना? तो डील टुकरा दी। नंबर 2, चंद सालों के लिए क्या इमरान खान अपने आप को सियासत से दूर कर देंगे? ये डील हो सकती है ना, तो ये तो हमने नहीं देखा। अपनी पार्टी को एहतजाज और बयानात से इमरान खान साहब मना कर देंगे। हमने देखा इमरान खान साहब उल्टा काम कर रहे हैं, पार्टी बयानात हल्के दे रही है, इमरान खान साहब तगड़े होकर आगे बढ़ के दे रहे हैं फ्रंट फुट पे, और वो अपनी पार्टी को भी तगड़ा करते हैं कि जाओ जाके स्टेटमेंट दो, खुलकर खेलो, तुम क्यों डरे रहे? अभी वो गंडापुर साहब को इंफॉर्मेशन जो सेक्रेटरी हैं उनको और बाकी लोगों को इमरान खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा तगड़े हो जाओ, जाके खुलकर बात करो। और हमूद रहमान कमीशन पे फिर इमरान खान साहब बात ना करें अगर डील हो रही हो तो। मार्शल लॉ, ये लफ्ज़ जो इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा देखें ना आप, इमरान खान साहब हमूद रहमान कमीशन की बात कर रहे हैं, मार्शल लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आमरीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हकीकी आज़ादी का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बादशाहत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, बंद कमरों के फैसलों की बात कर रहे हैं, याया खान की बात कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ की पामालियों पर इमरान खान साहब बोलना बंद कर देना अगर तो डील हो रही है, लेकिन डील नहीं हो रही जब भी तो इमरान खान साहब ये सारे काम कर रहे हैं। जिन चीज़ों पर इमरान खान साहब से कहा जाता है कि माफ़ी मांगो, क्या इमरान खान साहब माफ़ी मांग रहे हैं? भाई डील तो ये होगी ना कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे, उनके बदले में उनको माफ़ी दे दी जाए और उन्हें बाहर भिजवा दिया जाए और ये सारी चीज़ें कर दी जाए। इमरान खान साहब माफ़ी मांगने की बजाय वो डिमांड कर रहे हैं कि माफ़ी मेरे से मांगो, ज़्यादती आपने हमारे साथ और पाकिस्तान के साथ की है तो माफ़ी तुम मांगो। तो ये डील नहीं है, इसकी बारीकी को आप समझें। डील उस तरह की होती है जिस तरह की नवाज शरीफ ने और जरदारी ने की थी, और ये बार बार करते रहे, इनका लंबा रिकॉर्ड है। कौम की याददाश्त ठीक होनी चाहिए कि डील किसे कहते हैं। इनमें से एक भी चीज़ इमरान खान नहीं कर रहा जो मैंने आपको बताई है, मगर वो इस निज़ाम को रास्ता देने के लिए तैयार है। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत और मुज़ाकरात का पहले दिन से इमरान खान हामी है, और एक जिम्मेदार सियासतदान को ऐसा ही होना चाहिए। इसके बदले में इमरान खान की डिमांड है कि जिन लोगों को शहीद किया गया उनको इंसाफ दिया जाए, और गैर कानूनी तौर पर बिला जवाब जिन लोगों को सियासी बुनियादों पर जेलों में बंद रखा गया है उनको रिहा किया जाए। ये कौन सी डील है? ये तो वो डिमांड है जो पूरी दुनिया कर रही है। और नाज़रीन, अब ये जो मामला हो गया ना फैसले का, इसके बाद पूरी दुनिया में एहतजाज होगा। सज्जाद बरकी साहब हैं,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर ओहदेदार हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, उन्होंने ये कॉल जारी की है और बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि अब इसके ऊपर भी वो एहतजाज करेंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो कुछ किया गया, इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला सुनाया गया, इस फैसले के खिलाफ एहतजाज भी होगा और ये अदालत में चैलेंज भी होगा और ये टिक नहीं सकेगा। अब जब ये चैलेंज होगा तो देखते हैं कि जो निज़ाम है उसकी नीयत क्या है इमरान खान को लेकर के। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।